चयन मंडल में सहायक निदेशक राजभाषा की आज परीक्षा थी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की। आज के इस चर्चा में मैं इनके प्रश्न पत्र की समीक्षा आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, और प्रश्न पत्र कैसा आया था, कैसा पैटर्न आजकल हो जा रहा है, इसको जानना जरूरी है। कारण क्या है, आप में से जो लोग भी उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं राजभाषा के क्षेत्र में, उनके लिए यह जानना जरूरी है। देखिए, इसके कुल खंड थे। ए, ए के बाद था बी, बी के बाद था सी और डी। ए बी सी और डी, सी तक ही मान के चलते हैं, तीन खंड थे। सबसे पहले इसमें निबंध आया था। देखिए, निबंध की जो क्वालिटी है वह देखिए देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि निबंध जो आया था इसमें हिंदी में निबंध लिखने के लिए दिया गया था। निबंध क्या था? कृषि में महिलाओं की भूमिका और सशक्तिकरण। इसके बाद था कृषि स्टार्टअप। यह जो पॉइंट था, इस पर अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो बहुत बढ़िया लिखा होगा। फिर क्या है कि ये जो कृषि का क्षेत्र है, अगर कृषि के क्षेत्र की परीक्षा के लिए गए हैं और कृषि के क्षेत्र का अगर आपने निबंध लिखा है तो माना जाएगा कि आप कृषि के क्षेत्र का कुछ पढ़ के गए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों ने जो लिखा होगा वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई एक वरदान या अभिशाप पे लिखा होगा। और मुझे लगता है कि खूब अच्छा आपने लिखा होगा। 50 नंबर का ये था, तो बहुत बढ़िया जिन्होंने लिखा होगा आशा कर सकते हैं कि 40 नंबर इसमें पा सकते हैं। मित्रों, यहाँ एक चीज़ और सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर किसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से ये दो टॉपिक जो हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका, इन दोनों टॉपिक पर निबंध तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण निबंध होगा। हालांकि ये तीसरा भी होगा, भूस्खलन भी होगा। यह चूंकि आजकल खूब हो रहा है, इसलिए इस तरह के टॉपिक मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसके बाद फिर खंड ए के बाद सेक्शन बी शुरू होता है, और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए, यहाँ क्या इन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा है, लेकिन लिखने के लिए कह दिया। लिखने के लिए कैसे कह दिया? इन्होंने पूछा भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अमृत सरोवर योजना किस वर्ष में शुरू हुई। 2 नंबर का एक एक प्रश्न है, मतलब दो दो नंबर कर दिया गया है। एक एक नंबर का आप दो दो पूछा गया तो एक एक होगा। एक चीज़ मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसमें मीडियम पूछा गया था। लोग जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें पूछा गया था मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका मीडियम अंग्रेजी आपने लिखा था तो आशा है आपने अंग्रेजी में ही प्रश्न पत्र लिखा होगा। अगर आपने मीडियम उसमें हिंदी भरा होगा तो आशा है आपने हिंदी में ही लिखा होगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपकी अंक मिलने पर। तो आप अपना मिला सकते हैं जिन लोगों ने दिया। इसके बाद देखिए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। रोज ही संविधान के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस पर हमेशा चर्चा रहती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स वेयर इंसर्टेड किस अमेंडमेंट में, संविधान से पूछा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न था, लोगों ने खूब लिखा होगा इसको। इसके बाद आते हैं, इसमें था, देखिए कितना आसान आसान है। भारत के 4 राज्यों का नाम बताएं जिन्हें निम्नलिखित पौधों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, जैसे रसगुल्ला के लिए उड़ीसा को मिला है, तो इस तरह से ये 4 चीज़ें हैं। मार्चा धान, इनका हल मैं फिर अगली बार बताऊंगा। मार्चा धान जो चावल है, अल्फांसो आम, नीलांबूर सागवान, और कच्ची खरेक खजूर की वैरायटी है, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद था निम्नलिखित ऐतिहासिक इकाइयों के बारे में एक एक वाक्य लिखें। यह इस तरह से हो गया जैसे छोटे उम्र में आप लोगों ने सेंटेंस मेकिंग सीखा है। ये आजीविका जो है, अजीविक मूलतः है, लेकिन अंग्रेजी में इसका लिप्यंतरण आजीविका जैसा किया गया है। और गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसके बारे में एक एक वाक्य जिन लोगों ने लिखा होगा इसमें पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद ये आते हैं हम लोग, नृत्य शैली पूछा था। सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथकली। आपको पता ही है कहाँ का है। नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। इसके बाद आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन फिर लिखना था। देखिए, लॉन टेनिस के खेल के 4 बड़े ग्लैंड स्लैम प्रतियोगिता, बहुत आसान था, जो खेल में रुचि रखते हैं, और क्रम से पहले से अंतिम, फर्स्ट टू लास्ट, ऐसे लिखना था। बहुत आसान था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में कुछ कहा था। उसकी समापन सभा कब हुई थी,
इसकी माह और तारीख पूछी गई थी। कभी लोगों ने आशा ही नहीं किया होगा, अधिकांश लोगों ने यह प्रश्न छोड़ा है। उसके बाद यह पूछा गया निम्नलिखित उदाहरण किस व्यक्ति का था। यह भी प्रश्न अधिकांश लोगों ने छोड़ा है। इसका मतलब है कि इसमें भी नंबर कंसोलिडेट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले में, 2003 के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। 2023 से पहले किसने किया था, अब और किस शहर में होने जा रहा है, उसका नाम बताना है। तो यह भी आसान था। उसके बाद है उस भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिसने स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में, मतलब कुश्ती में पहला ओलंपिक जिसको मिला था, उसका नाम पूछा गया था और कब मिला था। उसके बाद अनुच्छेद 329 पूछा गया, भारत संविधान का अनुच्छेद 329 पूछा गया था। ये भी आसान प्रश्न था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग लोगों ने सही सही किया होगा और मुझे लगता है इसमें अच्छा नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला है किन्हीं चार कुल वंश के नाम बताएं। यहाँ ऋग्वेद से एक प्रश्न कर लिया था। सामूहिक रूप से पंच जन के नाम से जिनको जाना जाता है ऋग्वेद में, उनका नाम, यह बहुत लोगों ने छोड़ा है। उसके बाद जो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG 2, 6, 12, 13, इसके बारे में पूछा गया था कि यह क्या है। यह प्रश्न भी बहुत लोगों ने छोड़ा होगा या फिर तुक्का मारा होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो। उसके बाद 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन, मतलब कोविड 19 का वैक्सीन आया जिसको नाक में ले लीजिए, सुई लगवाने की जरूरत नहीं। ये किसने इसको बनाया था, इसका पूछा गया था। उसके बाद केंद्रीय बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित हुई थी, उसका विवरण। जिन्होंने बजट सुना होगा उन्होंने लिखा होगा। ये इंट्रानेजल कोविड वाला भी बहुत लोगों ने गलत किया होगा। इसके बाद आते हैं खंड बी, सेक्शन बी में पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के महत्व को एकदम सामान्य था। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। जैसे IAS की परीक्षा में या PCS की परीक्षा में आपको प्रश्न दे दिया जाता है, उसको समझाना रहता है, वैसे यहाँ इन्होंने समझाने के लिए लिखा है। इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना लिखा है और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लिखा। बहुत अच्छा टॉपिक था। अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कर सकते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनमें डेल्टा बनता है, लेकिन जो अरबियन सागर में गिरती हैं उसमें डेल्टा नहीं बनता है, इसका कारण बताइए। वेस्टर्न घाट से होते हुए जो जाती हैं। उसके बाद ये सातवां प्रश्न था। सातवां प्रश्न ये एक तरह से रीजनिंग का था, रीजनिंग वाला था। इसमें कोडिंग का था, कोडिंग डिकोडिंग। IBPS SO में भी पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग भी काफ़ी लोगों के छूटे हैं। कुछ लोगों ने इसमें से एक किया, जैसे 1, 2, 3, 5 नंबर का था, 4, 5। इसमें से लोगों ने 2 ही अटेम्प्ट किया है जहाँ तक मुझे लगता है। और इसके बाद ये दूसरा है। कुछ लोगों ने तो पूरा ही छोड़ दिया है। ये स्क्वायर है। इसमें कहा गया है कि 81 कक्षों में अंग्रेजी भाषा के अक्षर भरे पड़े हैं और 1 से 9 तक की संख्या चिन्हित की गई है। अक्षर का स्थान क ख द्वारा है, जहाँ क उसकी, मतलब आपको ऐसे ऐसे इसमें खोजना है और इसका भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन ही हो जाता है। तो इसमें भी 5 है, नॉर्थ। उसके बाद इस तरह का है, ये रिपीट हो गए हैं। नॉर्थ, साउथ, डेमन, टुडे, एबव, मतलब ये जो शब्द हैं इनका कौन से बॉक्स में क्रम कितना है ये आपको बताना था। तो लोगों ने इसमें भी आधा किया है, मतलब ये 10 नंबर का प्रश्न था। इसमें मुझे लगता है 3 से 4 ही लोग किए होंगे दिल से। अनुवाद का देखते हैं। देखिए अनुवाद इसमें 25 अंक का था, 25 मार्क्स का अनुवाद था और ये 26 लाइन है इसमें, इस अनुवाद में। और कृषि के ऊपर था। हालांकि बहुत लोग लाइन देख के घबरा गए होंगे, लेकिन बहुत अच्छा पैसेज था। इसी तरह से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी स्पष्ट नहीं स्कैन हो पाया है। यह भी बहुत अच्छा आया था। 16-17 पंक्तियां हैं। इसके बाद खंड ख में है। अब जो खंड ख है, ये जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों में है राजभाषा संबंधी सभी संवैधानिक प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करिए। यह 5 नंबर का है। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। आपको डिफाइन करना था, तो यह भी बहुत आसान था लोगों के लिए। उसके बाद राजभाषा नियम 1976 के पश्चात राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति स्पष्ट कीजिए। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए निर्देशों की व्याख्या करिए हिंदी भाषा के विकास में। जो लोग ESIC के इंटरव्यू के लिए भी जाने वाले हैं
उन लोगों के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा, अगर देख रहे हैं तो इसको देख लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित संभावनाओं पर विचार करिए। राजभाषा हिंदी के प्रचार, बहुत सुंदर पंक्ति थी। अभी 2 दिन पहले ही हम बच्चों को इसके बारे में बता रहे थे। उसके बाद है संसदीय राजभाषा समिति के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न थे। और उसके बाद इसमें अगला प्रश्न था, राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन में अनुवाद की उपयोगिता क्या है, इस पर विचार करना था। मतलब 5-5 नंबर का था, एक प्रश्न अगर छू भी दिए होंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी में दक्षता हेतु क्या करते हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण चलाती है। यह भी मैं इंटरव्यू सेशन ले रहा था तो मैंने बताया था कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। अच्छा, जो लोग नाबार्ड के लिए जा रहे हैं, नाबार्ड में जिनका सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू के लिए जाना है, उनके लिए यह सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन पर प्रकाश डालें, इसको भी लोगों ने लिखा है। पारिभाषिक शब्दावली भी लिखा है। अब इसमें देखिए क्या होता है, यह जो पूरा प्रश्न पत्र है, पूरा प्रश्न पत्र अगर आप देखें तो 200 नंबर का प्रश्न पत्र है। 200 नंबर का प्रश्न पत्र है। हिंदी में निबंध और अनुवाद 100 नंबर हो गया। इस 100 में अगर ढंग से आपने लिखा होगा तो मुझे लगता है 70 आप पा सकते हैं। इसके बाद जो बच गया 100 में अगर ये खंड सी का आपने किया होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 60 नंबर का ये हो गया। 60 में तो आशा करिए कि इसमें 30 नंबर तो हर व्यक्ति को पाएगा जिसने इसको टच किया है। तो 70 और 30 100 हो गया। 100 के बाद फिर रीजनिंग का हम थोड़ा सा छोड़ते हैं। उसके बाद 100 के बाद जो और भी कुछ प्रश्न हैं, मतलब कुल मिलाकर के मेरा यह अनुमान है कि इसका जो कट ऑफ जाएगा यह 128 के आसपास जाना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो। और जो जनरल कैटेगरी हैं उनका यह 145 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन भरा था और आउट ऑफ उस 10,000 जिन्होंने दिया है, हालांकि बड़ा टफ कंपटीशन रहेगा। बहुत लोगों के प्रश्न मैंने जैसा देखा कि बहुत लोग लिख नहीं पाए थे, छूट गया था उनका, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कट ऑफ डाउन जाए, लेकिन लोगों ने लिखा भी खूब है। इसलिए आपका जो कट ऑफ है 128 और 145 के बीच में रहेगा। तो यदि आप परीक्षा दे चुके हैं तो अगर 128 भी टच कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको परीक्षा की इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो, इसलिए मेरे अनुमान पे पूर्णतः ना जाएं। इसका जो सॉल्व करेंगे इसको, एक दिन और एक सत्र हम करेंगे जिसमें हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सत्र अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जो नाबार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर जो लोग ईएसआईसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। गुड नाइट।